आप लोगों को भी ऐसा जरूर लगता होगा जिम में कुछ लोगों को देख के कि उनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, वो कुछ भी खाते हैं बट उन्हें फैट नहीं चढ़ता, और कोई ऐसी डाइट नहीं लेते प्रोटीन वगैरह की, तब भी वो अच्छा मसल मास बिल्ड कर ले रहे हैं। कैसे भी प्रोग्रामिंग पे एक्सरसाइज करते हैं बट उनका मसल बढ़ रहा है और वो ग्रो होते जा रहे हैं। और ऐसे ही आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, या आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि जेनेटिक्स ऐसे हैं इसलिए वो ऐसा है, या मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसा हूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, जेनेटिक्स के बारे में, कि आप कैसे अपने जेनेटिक्स को बेटर बना सकते हैं, ये कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं अगर आपका गोल है मसल बिल्ड करना। और मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड रखूंगा। एक पार्ट में ऐसे फैक्टर होंगे जिनके कि आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। और सेकंड पार्ट में ऐसे फैक्टर होंगे जिनको आप कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक पार्ट में ऐसे फैक्टर जिनको हो सकता है आपको लगता हो कि आप इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊं और अपना एग्जाम्पल दे के भी समझाऊं, क्योंकि मैं बहुत सालों से इसी जर्नी में चल रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हैं जब मुझे लगता था कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, या जिन चीजों में मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है उनको मैंने कैसे इंप्रूव करा। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसर्न बहुत ज्यादा लोगों को रहता है। जैसे कि बहुत सारे चैनल देखने वाले लोगों को पता होगा, मेरा खुद का जिम है, और ये मैं रेगुलरली सुनता रहता हूँ कि उसके जेनेटिक्स ऐसे, उसके जेनेटिक्स ऐसे, मेरे जेनेटिक्स ऐसे। हालांकि इन बातों में काफी सच्चाई भी है, पर ये कि आप अपने जेनेटिक्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या किन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, या कौन सी चीजें कितना मैटर करती हैं, या साइंस के लेवल पे क्या चीजें हैं जो आप पॉसिबली चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर के बारे में जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और उसमें जो सबसे पहला चीज है वो है बोन स्ट्रक्चर वगैरह। जैसे कि हमारी एक सर्टेन हाइट होती है, उसी तरीके से अब वो हाइट डिसाइड होती है हमारे बोन के स्ट्रक्चर से, उसकी लेंथ से। ऐसे ही हमारे एक बोन का स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ लोगों का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो वाइड शोल्डर्स होते हैं, नैरो वेस्ट होती है, नैरो हिप होते हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा है। अब उनके आर्म का साइज, आर्म की लेंथ कितनी है, या उनका टॉर्सो कितना लंबा है, उनकी लेग्स कितनी लंबी हैं, ये चीजें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी बॉडी की लुक के लिए। जैसे आपने कुछ इमेजेस अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, कि अगर आप सेम मसल मास वाले दो बॉडी बिल्डर को खड़ा करें और उनका बोन का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो कुछ लोगों पे वही सेम मसल मास बहुत अच्छे से पुट ऑन हो रखा होगा अलग अलग सर्टेन एरिया पे, और बहुत बेटर दिख रहा होगा, जबकि दूसरे पे उतना बेटर नहीं दिख रहा होगा। अब वो उस स्पोर्ट्स के लिए इतना बेटर है कि अगर आप सेम मेहनत करें, सेम मसल मास या सेम स्किल सेट सब कुछ आपके पास हो, बट उनकी बॉडी इतने अच्छे से डिजाइन है कि वो आपसे बेटर ही कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके की चीजें हैं जो हमारे बोन स्ट्रक्चर वगैरह पे डिपेंड करती हैं, और आप इनको बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं सेकंड ऐसे फैक्टर पे जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो है हमारी मसल की इंसर्शंस या फिर मसल बेलीज वगैरह, जो कैसी उनकी लुक है उस पे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की चेस्ट की शेप बहुत बेटर दिखती है, कुछ लोगों की बाइसेप्स की शेप बहुत बेटर दिखती है। अब वो क्यों है? क्योंकि बहुत लोगों के मसल के जो इंसर्शंस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी टेंडन की लेंथ इतनी लंबी नहीं होती, तो मसल की जो बेलीज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अब हालांकि ये बहुत ज्यादा डेप्थ वाला टॉपिक है, फिर भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझा देना चाहता हूँ कि जो मसल के इंसर्शंस होते हैं उन्हें आप डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अब किसी के टेंडन वगैरह की कोई इंजरी हो गई, या टेंडन रप्चर हो गया, टूट गया, और फिर वो उसे अटैच करवाता है, तो काफी शेप चेंज हो जाती है। बट ये कि आप उसको ऐसे मैनुअली चेंज नहीं कर सकते किसी भी ट्रेनिंग प्रोसीजर से। तो ये बहुत ज्यादा जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है कि आपकी जो मसल की शेप है वो कैसी दिखेगी, आपके बाइसेप्स में पीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमारे मसल्स की शेप पूरी तरीके से जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, कि कुछ लोगों की जो बॉडी की शेप है वो बहुत बेहतर दिखती है, और कुछ लोगों की उतनी बेटर नहीं दिखती है मसल मास बिल्ड करने के बावजूद भी। कि जो मसल के इंसर्शन है वो कुछ लोगों के काफी अच्छे होते हैं, और उनकी मसल काफी राउंडेड दिखती है, काफी फुल दिखती है। हालांकि इन चीजों को भी कुछ 1-2% तक इम्प्रूव करा जा सकता है, बट ये कि मैक्सिमम ये हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, और उसको हम बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब आते हैं हम अपने उन पॉइंट्स पे जिनको हम कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, और कुछ हद तक नहीं भी कर सकते। अब जैसे कि हमारी जो स्लीप है, मैंने अपने ट्रेनिंग करियर में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो 5 से 6 घंटे की स्लीप में बहुत अच्छा रिकवर कर लेते हैं। हालांकि उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, बट जैसे मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, तो मैं जैसे अपनी चीजें ट्रैक करता हूँ तो मैं दूसरे लोगों पे भी ध्यान रखता हूँ कि ये जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये कितना वेट उठा रहे थे, और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो मुझे पता है कि वो कैसे पार्टी करने वाले लोग या कैसे लोग हैं। और ये भी मुझे पता होता है इस वक्त कि क्या ये स्टेरॉइड पे है या नहीं है। तो मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है कि वो काफी कम स्लीप पे बहुत अच्छा रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो स्लीप होती है वो काफी अच्छी डीप स्लीप ले पाते हैं। अब भगवान ने उनको जिस तरीके से जेनेटिक्स दिए हैं तो वो कम स्लीप में भी काम चला लेते हैं। अब हो सकता है कि आप लोग उस कैटेगरी में ना हो, जैसे मैं बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं हूँ। अब मेरे को कम से कम मुझे 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप चाहिए, और मैक्सिमम तो 8 घंटे की अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी रिसेंट की है, जिसमें मैं आरडीएल परफॉर्म कर रहा था, और मैं 2-3 दिन से ठीक से नहीं सो पाया था कुछ कारणों से। और जब मैंने 145 का पहला रैप लगाना चाहा, तो मुझे इतना ज्यादा वो टफ लगा कि मैंने बार फिर नीचे रख दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं पुश करूंगा तो कहीं कुछ इंजरी वगैरह जैसा सीन ना हो। तो मुझसे वो एक रैप के बाद ही वो लगाया नहीं गया। और उसके नेक्स्ट वीक की ये वीडियो है, आप इसमें देख पा रहे होंगे मैंने 150 के 7 रैप लगाए हैं। और जो कि मुझे लग रहा था कि मैं अगर कोशिश करता तो एक रैप शायद और उसके बाद में लगा लेता। तो आप देखिए कितना एक्यूटली चेंज आ गया। अगर मैं 2-3 दिन स्लीप डिप्राइव्ड रह जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा इशू लगता है अपनी रिकवरी में। अब ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो काफी दिन तक स्लीप डिप्राइव्ड चल सकते हैं, या वो रेगुलरली कम सोते हैं, बट उनकी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर करती है। तो अब आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा सेमी मॉडिफाइबल है। यानी कि अब अगर आप जितना भी सोते हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, और 6 घंटे अगर आप सोए या 5 घंटे सोए, तो आपको जो उसमें कुछ टाइम मिलेगा जिसमें कि आपकी डीप स्लीप का परसेंटेज जनरली 15 से 20% के आसपास होता है, जो हेल्दी होता है। अब 5 घंटे में कुछ लोगों को ज्यादा डीप स्लीप आ जाती है, हो सकता है आपको ज्यादा देर सोना पड़े। जैसे मैं अपनी स्लीप वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा घंटे सोऊं, ताकि मैं अच्छी डीप स्लीप ले पाऊं, क्योंकि जो मोस्टली मसल वगैरह टिश्यू वगैरह का जो रिपेयर होता है वो डीप स्लीप में ही होता है। इसलिए आप उस चीज को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको नींद हो, तो आप फोकस रखिए कि आपको ठीक उतना ही सोने की कोशिश करनी है लॉन्ग टर्म में। अब जो दूसरा टॉपिक है जिसको हम कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, वो है हमारा डाइजेशन। अब जैसे कि मेरा जिम है, तो बहुत सारे मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, बट वो बोलते हैं कि हमें डाइजेशन का इशू है, हम जैसे कुछ खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें डायरिया जैसी दिक्कत होने लगती है। अब इसमें ये जानने की चीज है कि बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होते। अब मैं आपको अपना एग्जांपल से बताऊं, मेरी लाइफ में भी ऐसे 2 सिनेरियो आए जब मैं बहुत परेशान रहा। एक, जब मैं, आपने देखा होगा सर्दियों में गाजर वगैरह का जूस बहुत चलता है, और मैं भी लगभग आज से 7-8 साल पहले गाजर का जूस काफी पीता था। तो जब मैंने जिस सीजन में पीना स्टार्ट करा, तो मुझे बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का डायरिया, उस तरीके की दिक्कत होने लगी। और मुझे मतलब बहुत, मैं मेडिकेशन पर रहा, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना, टेस्ट कराना, और बहुत बाद में जाके मेरे को ये पता लग पाया कि मुझे जो दिक्कत थी वो इस गाजर के जूस से हो रही थी। क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा था कि इतनी हेल्दी चीज है ये तो, कि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब होती हैं, मुझे इससे दिक्कत कैसे हो सकती है। बट निकल के आया वो गाजर के जूस से दिक्कत है। और अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं रेगुलर बेसिस पे पाइनएप्पल खा रहा था फ्रूट्स में, तो मुझे पाइनएप्पल से डाइजेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था कि मेरे को पाइनएप्पल से दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं काफी 1-1.5 महीना उससे भी परेशान रहा। बट धीरे धीरे करके एक एक चीज छोड़ छोड़ के देखने में मुझे पता लगा कि नहीं, मुझे इस चीज से दिक्कत है। क्योंकि अब अगर आपका डाइजेशन सही नहीं चल रहा, तो आपकी न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन कैसे ठीक से होगी, और वो नहीं होगी तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, चाहे हम मसल बिल्ड करना चाहें, चाहे आप ओवरऑल वेट पुट करना चाहें। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपकी बॉडी क्या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पा रही है, क्या चीज उसके डाइजेशन में दिक्कत कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है। चाहे आपको उसके लिए कोई एलर्जी का टेस्ट कराना पड़े, या सारे फूड को एक एक करके अपने फूड साइकिल से निकाल निकाल के चेक करना पड़े। अब ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप कुछ रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है कि मैं तो ये कहूंगा कि वो पत्थर भी खा लेंगे और पचा लेंगे, बट अब हमें उनकी तरफ नहीं देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि उसकी जेनेटिक्स अच्छा है, उसका डाइजेशन अच्छा है, तो उसे भगवान ने दिया हुआ है, पर आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है उसे। और काफी हद तक ये किया जा सकता है। कुछ ऐसी इसमें चीजें हैं कि आप, जैसे मान लीजिए, कुछ लोग सर्टेन अमाउंट में प्रोटीन खाते हैं और उनकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगी, कुछ लोगों की बॉडी नहीं कर पाएगी। अब ये कुछ फैक्टर होते हैं जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे पाए जा सकते हैं, जिनमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, पर जो चीजें आप कर सकते हैं वो चीजें आप ध्यान रखिए और उनको चेंज जरूर करिए। तो अब आते हैं उन पॉइंट्स पे जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगता होगा कि आप उन पॉइंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर हालांकि मैंने उन पॉइंट्स को मॉडिफाई करके ही इतनी लंबी जर्नी चली है। तो ये कि आप उसको इजीली कर सकते हैं, बस आपको अपना माइंड और एफर्ट उस पर लगाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब जो मैक्सिमम लोगों का इश्यू होता है, जिसे ये कहते हैं मेटाबॉलिज्म। वो ये कहते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है। तो अब मान लिया कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है या आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है और आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप वेट गेन करना चाहते हैं, अब आप जनरली आप ये देखते हैं कि मैं इतना खा रहा हूँ और मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, दूसरे बंदे का बढ़ रहा है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हर एक बंदे का अपना एक्सपेंस होता है, अपनी कमाई होती है। उसी तरीके से आपकी बॉडी का अपना खर्चा है और उसको अपने हिसाब से डाइट चाहिए। तो बस आपको कैसे उसे इंप्रूव करना है, आपको ओवरऑल कैलोरीज ज्यादा खानी है। अब ये मत देखिए कि मैं 3,000 कैलोरीज खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी में वेट नहीं बढ़ रहा। हो सकता है आपको 3.5 की नीड हो सकता है आपको 4 की नीड हो। क्योंकि मैंने ऐसी रिसर्च देखी, सेम बॉडी वेट का बंदा 1,400 कैलोरीज खा रहा है, और सेम बॉडी वेट का बंदा 4,200 कैलोरीज खा रहा है, जिनका की बॉडी कंपोजिशन भी लगभग एक जैसा सा है। मतलब कि
जो फैट परसेंटेज और जो मसल मास का परसेंटेज है वो लगभग सिमिलर सा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे लेके कुछ रिसर्च हुई थी तो मैं एक बार रीड कर रहा था। तब मुझे लगा कि उस बंदे को जिसको 1400 कैलोरीज जो खा रहा है उसको वेट घटाना हो तो उसकी क्या हालत होगी, और जो 4200 खा रहा है अगर उसको वेट गेन करना हो तो उसकी क्या हालत होगी। तो इसका मतलब है कि करी तो जा सकती हैं चीजें, बट काफी टफ है। तो इसीलिए हम उसको जेनेटिक्स पे छोड़ देते हैं और हम उतना एफर्ट पुट नहीं कर पाते। बट इस चीज को आप अगर कोशिश करेंगे तो इजीली मॉडिफाई कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को वेट घटाने में दिक्कत होती है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म वाली रिसर्च में पाया गया। तो अब अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं कि आप वेट घटाना चाहते हैं, तो अब आपको समझ आ गया कि आपको ज्यादा कम खाने की नीड है और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं अपने एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, मेरा बॉडी फैट टाइप जो था वो स्किनी फैट था। मैंने इतने सालों में अपनी ईटिंग की हैबिट को बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है कि मैं मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है कि महीनों निकल जाते हैं, कई बार तो साल भी निकल जाता हो कि मैं बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाता। और जो मेरा डाइट प्लान है वो 98% टाइम बिल्कुल सेम सा रहता है, और मैं अपनी जो डाइट है रेगुलर बेसिस पे वो सेम ही खाता हूँ, और कैलोरीज जरूरत के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करता हूँ। अब मैं इसको अपने जेनेटिक्स पे छोड़ देता कि मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं कि मैं तो स्किनी फैट हूँ, और मैं कुछ भी खाऊंगा तो मेरे फैट चढ़ जाएगा। अब अगर मेरा गोल है मसल बिल्ड करना, और अब मैं ऐसी फिजिक बिल्ड करना चाहता हूँ जो मुझे देखने में अच्छी लगे, तो मुझे उसके लिए वही एफर्ट पुट करना है और उसी रास्ते पे चलना है। अब या तो मैं अपने जेनेटिक्स को दोष दे सकता हूँ कि बैठ के कि मेरे ऐसे जेनेटिक्स हैं कि मैं तो स्किनी फैट हूँ, या फिर मैं उसके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं उस चीज को चेंज कर पाऊँ। और जैसा कि आप मेरी अगर कुछ वीडियोस देखेंगे, और खासकर तो लास्ट वाली वीडियो, उसमें आप मेरी फोटोज वगैरह देख सकते हैं या थंबनेल पे लगी हुई फोटो देख सकते हैं कि मैं इसमें कैसा ब्लोटेड दिख रहा हूँ और कैसा दिख रहा हूँ। और अब वाली जो फोटोज वगैरह है या जो अभी मेरी करंट कंडीशन है उसमें मैं कैसा दिखता हूँ। तो इसका मतलब है ये जो मेटाबॉलिज्म वाला इशू है इसको आप अपने इजीली डिसिप्लिन से फिक्स कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एडेप्टेशंस को लेके। हालांकि ये पॉइंट काफी हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अब जेनेटिक्स पे कैसे करता है, जैसे कि मैं एक रिसर्च के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 500 से ज्यादा कुछ लोगों को लेके एक सेम बाइसेप्स के जो वर्कआउट रूटीन पे डाला गया। अब इस रिसर्च में पाया गया कि मैक्सिमम लोगों ने गेन करा लगभग 10 से 20% का अपने बाइसेप साइज में। बट उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ 5% गेन करा या बिल्कुल भी गेन नहीं करा, और कुछ ऐसे थे जिनका बाइसेप्स की मसल की थिकनेस 50% तक इंक्रीज हो गई। तो इससे पता लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे ट्रेनिंग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती हैं, हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती हैं। बट ये है कि इस चीज को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, और उसका प्राइम एग्जांपल मैं खुद को मानता हूँ, क्योंकि मैं इस जर्नी को बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हूँ। और जिसको नहीं पता होगा, तो मैंने 2009 के आसपास लगभग ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, और मैं जो बहुत सही रिजल्ट जैसे मैं चाहता था वो मैं बहुत लेट आके अपनी ट्रेनिंग में निकाल पाया हूँ। वैसे तो मेरे पास पहले की बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, पर मेरे पास एक 2018-19 की एक वीडियो है, वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। इसमें मैं लगभग 10 साल ट्रेनिंग कर चुका हूँ। और दूसरी वीडियो जो मेरी लास्ट ईयर की कट के बाद की है, जब मैंने वेट दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट करा था बल के लिए, तो अब आप ये देखेंगे कि मेरी फिजिक में कितना ज्यादा चेंज है। अब अगर मैं उस 10 साल पे ध्यान दूं तो मुझे लगेगा कि मैंने कितने सारे साल बर्बाद कर दिए, और मेरे जेनेटिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए या फिर मसल मास पुट ऑन करने के लिए। बट अब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसको देख के ये लगेगा कि नहीं, इस बंदे के जेनेटिक्स तो बहुत सही है या एवरेज से बेटर है, जो कि मैक्सिमम लोगों को लगेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरे जेनेटिक्स बिल्कुल भी कोई ऐसे अच्छे हैं, पर जो अभी देखने वाले लोग होंगे उनको ये लग सकता है। तो ये चीज मैं अब आपको समझाता हूँ कि आप कैसे करके अपने जो जेनेटिक्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो आप वो फिजिक अचीव कर सकते हैं या उसके नजदीक आ सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब एक ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को लेकर रिसर्च हुई थी, तो उसमें देखा गया कि काफी लोग जो ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी थी, लेग्स की ट्रेनिंग उसमें करा के देखी गई थी, वो हाई ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कुछ लोग लोअर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग वीक में 4-5 बार लेग्स की ट्रेनिंग करने पे अच्छा मसल मास पुट ऑन कर रहे हैं, बट एक तरफ कुछ लोग सिर्फ वीक में 2 बार या 3 बार ही एक्सरसाइज करने पे ज्यादा अच्छा मसल मास पुट ऑन कर रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आप उन लोगों में से जो आप हायर फ्रीक्वेंसी को चुनते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आपकी बॉडी लोअर फ्रीक्वेंसी पे अच्छा रिजल्ट निकाल सकती है। तो अब सिमिलर आप ये सोचिए कि अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी वाले बंदे हुए कि आपकी बॉडी को ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग की नीड है, और आप लो फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन करने लगे, तो फिर आपको कितना ज्यादा दिक्कत होगी मसल पुट ऑन करने के लिए। इसी तरीके से अब अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन करना पड़ेगा, या लोअर फ्रीक्वेंसी पे करेंगे तो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी पे ही करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है वो है ट्रेनिंग वॉल्यूम के ऊपर। जैसा कि मैंने बहुत आपको अलग अलग वीडियोस में बताया कि जो रिसर्चेज होती हैं उसमें एक एवरेज ली जाती है। अब जैसे कि एक ग्रुप लिया गया और उनको सर्टेन अलग अलग वॉल्यूम पे ट्रेनिंग कराई गई,
अब उसमें कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो लोग 4 सेट पे या 6 सेट पे बहुत अच्छा मसल मास गेन करके, कुछ लोग ऐसे पाए गए जो 20 सेट पे ज्यादा मसल मास गेन करके, बट ये कि मैक्सिमम लोग वो ऐसे पाए गए जो 10 से 12 सेट्स पे मसल मास गेन कर रहे हैं। तो अब उनकी एक एवरेज बना दी जाएगी और ये बताया जाए कि एवरेज उसका ये निकल गया है। अब ये सोचिए आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 सेट लगाने पे ज्यादा मसल मास गेन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 सेट लगाने पे ज्यादा मसल मास गेन कर रहे हैं, और कुछ लोग 10 से 12 सेट लगाने वाले हैं जो ज्यादा मसल गेन कर रहे हैं। अब इतने ज्यादा वेरिएबिलिटी है। अब यही सिनेरियो मेरे साथ था, और यही चीजें मैं वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने सालों बिताए, जो मेरे को सालों का समय लग गया, वो ऐसे ही कि मैक्सिमम, अब जैसे मैं 2017 18 19 20 के दौरान ज्यादा ही हाई वॉल्यूम पे ट्रेनिंग करता था, क्योंकि अब उस वक्त जो रिसर्चेस निकल के आ रही थी या जो चीजें निकल के आ रही थी, मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था, क्योंकि हमें ये लगता है कि रिसर्चेस में जो बताया गया वो चीजें ठीक है, या वो चीजें एकदम मान लेनी चाहिए। अब ये कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने आपको रिसर्च के थ्रू समझाया है इसमें, कि अगर आप उसको डीपली देखेंगे तो ऐसे भी तो लोग हैं जो 4 सेट से ग्रो कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 20 सेट से ग्रो कर रहे हैं। अब मैंने सुन लिया, मुझे लगा कि 20 बेटर है, और ऐसा ही मैं करता था कि मैं बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे ट्रेन करता था। और आप देखेंगे कि 10 साल बाद भी मेरी फिजिक कैसी दिखती थी। और अब मैं, मुश्किल से कोई ऐसा बॉडी पार्ट होगा, शायद मुझे लग रहा है अभी तो कोई भी नहीं है जिसमें मैं 10 सेट भी परफॉर्म करता हूँ, और मेरी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, रिकवर कर रही है, स्ट्रेंथ भी गेन कर पा रहा हूँ मैं। तो मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर पा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो इसका मतलब है कि मेरी बॉडी अभी इंप्रूव कर रही है, और आगे भी मुझे लगता है कि अगर प्रोग्रामिंग सही से रही तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और मैं शुरू के साल देखूं तो ये हिट एंड ट्रायल में ही बहुत सारे साल खराब हो गए। तो मेरा वीडियो जो बनाने का पर्पस है वो इसी चीज को लेके क्लियर करना है, कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाए, कि सारी चीजें जेनेटिक पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती हैं। कुछ फैक्टर मैंने जैसे आपको बता दिए जो जेनेटिक पे डिपेंड करते हैं, और ये ट्रेनिंग वाला जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मेरी पहले वाली, जैसे मैंने बताया आपको, फोटो या वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं, क्योंकि कोई 10 साल बाद ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा दिख रहा है। तो मैं नहीं कहूंगा कि उसके जेनेटिक्स एवरेज भी हैं, वो एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे है। और अब अगर मैं अपनी अभी की कंडीशन देखूं तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये एवरेज से बेटर दिख रहा है। तो इससे आपको समझ आता है मेरे खुद के एग्जांपल से। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको एक अच्छी फिजिक बिल्ड करने में कुछ समय लग जाएंगे। और जो आप स्प्लिट फॉलो करते हैं, मेरे को अभी भी बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, वो 1 महीना कोई स्प्लिट फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते, और वो चेंज करने की बात करते रहते हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में ये पता लगाना है क्या वो काम कर रही है और नहीं कर रही है, तो एटलीस्ट आपको 4 से 6 महीने तो उस पर देने ही पड़ेंगे। तब आप, क्योंकि मसल गेन करना ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कि आपने 1 महीना कुछ करा 1 महीने में तो, अगर मैं अपने एग्जांपल से समझाऊं, तो 1 महीने में तो मुझे मूवमेंट से यूज टू होने में लग जाता है, कि कैसे बॉडी फील कर रही है, क्या मुझे स्टांस रखना चाहिए, कितना मुझे वेट लगाना चाहिए, ये सारी चीजें समझने में खुद मैं 2 से 3 हफ्ते लगा देता हूँ। और लोग 1 महीने में स्प्लिट चेंज कर रहे हैं, और 1 महीने में एक्सरसाइजेस चेंज कर रहे हैं। फिर वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मसल मास गेन कर लेंगे? और ऐसा सुन लेने से कि पुश पुल लेग्स बेटर है या अपर लोअर बेटर है या ब्रो स्प्लिट बेटर है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैं ऐसे बहुत सारे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता हूँ जो बहुत एक्सट्रीमली हार्ड ट्रेन करते हैं और बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेन करते हैं, और ऐसे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ जो बहुत ज्यादा लो वॉल्यूम पे ट्रेन करते हैं, बहुत ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन करते हैं। तो इसका मतलब, क्योंकि जब उन्हें 20 20 साल 15 15 साल एक्सरसाइज करते हुए हो गए, तो उन्हें ये पता है कि उनकी बॉडी किस चीज पे अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और किस पे नहीं कर रही है। यही उन्होंने सालों में निकाल के जान पाया है अपनी ट्रेनिंग से, कि मेरी बॉडी इस रूटीन पे, इतनी वॉल्यूम पे, इन चीजों पे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इसी को लेके मैंने वीडियो बनाई थी ट्रेनिंग लॉग बुक के ऊपर। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज मेजर करनी है तो आपके पास एक डेटा भी होना चाहिए। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है वो जिम जाते हैं और बस ट्रेनिंग करते हैं। अब अगर आप बिगनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप बिगनर वाली स्टेज से, यानी कि कुछ साल आपको ट्रेनिंग करते हो गए, अब बिगनर आप ये मत सोचिए कि आपने साल 2 साल ट्रेनिंग कर ली तो आप इंटरमीडिएट हो गए। वो डिपेंड करता है हमारा कितना मसल मास हमने पुट कर लिया या हमने कितने साल अच्छी ट्रेनिंग कर ली। क्योंकि मैं अगर खुद को भी देखूं तो मुझे लगता है मैं अब एडवांस वाले थोड़े फेज में आया हूँ अपने अकॉर्डिंग। वरना देखा जाए ट्रेनिंग एज में, जैसा कि हम डिफाइन करते हैं कि 5 साल किसी को ट्रेनिंग करते होगे तो एडवांस हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतने साल से एडवांस ट्रेनिंग था। तो अब अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं कर रही। बट जब आप धीरे धीरे करके पुराने हो रहे हैं तो आपके पास एक ट्रेनिंग लॉग होना चाहिए, और आप उसको मेंटेन करके सारा डेटा उसमें कलेक्ट करें, और कुछ कुछ महीने आप दें अलग अलग ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसीज पे, अलग अलग ट्रेनिंग की वॉल्यूम पे, अलग अलग स्प्लिट्स पे, ताकि आपके पास एक ओवरऑल डेटा इकट्ठा हो पाए, और तब आप बता पाए कि क्या आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं या नहीं है। और मुझे लगता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे भी हो, आप उसको बेटर कर सकते हैं। अब उतने बेटर नहीं कर सकते। मोस्टली दिक्कत कहाँ आती है, जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे से। और अभी सोशल मीडिया का जमाना है,
तो हम किसी से भी इजीली कंपेयर करने लगते हैं। उसमें आधे से ज्यादा लोग तो स्टेरॉइड यूजर हैं जो अपने आप को नेचुरल बताते हैं। अब आप किसी को देखेंगे और इजीली डिमोटिवेट हो जाएंगे। कई बार तो मैं भी 18-19 साल के लड़कों को देख के हो जाता हूँ कि मैंने इतने साल खराब कर दिएगा, ये 18 साल के नेचुरल और मुझसे इतना बेटर दिख रहे हैं। पर ये कि आप बहुत सारे लोग उसमें झूठ भी बोल रहे हैं। इसीलिए आपको किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। आपने जहां से शुरुआत करी, अगर आप उससे इंप्रूव कर पा रहे हैं तो बस अब आपका काम हो रहा है। अब अगर आप किसी से कंपैरिजन करने लगेंगे तो फिर आप डिमोटिवेट होकर चीजों को छोड़ देंगे। अब मैं जो भी बातें मैंने आपको बताई उसको मैं एक बार ब्रीफली आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे फैक्टर जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते वो हमारा हो गया बोन स्ट्रक्चर और हमारे मसल बेलीज वगैरह है, मसल के इंसर्शन। ऐसे फैक्टर जिनको हम कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं वो हो गए हमारे स्लीप और न्यूट्रिशन वगैरह। अब ऐसे फैक्टर जिनको हम बहुत इजीली मुझे लगता है अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं वो हो गए हमारे ट्रेनिंग के वेरिएबल्स, कि हमें कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, कैसे अलग अलग लोग अलग अलग रिजल्ट अचीव करते हैं अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग वॉल्यूम पे। इसी तरीके से आपको खुद ये टेस्ट एंड ट्रायल करके ही आप जान पाएंगे कि आपकी बॉडी किस चीज की कैपेबल है। और अगर आपने ये सारी चीजें जो मैंने वीडियो में बताई हैं ये अगर अच्छे से सुन के इम्प्लीमेंट कर ली और कुछ समय कुछ साल ट्रेनिंग में दे दिए तो आप जैसे भी आपके जेनेटिक्स हैं आप उससे बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। क्योंकि मैं खुद को उस चीज का काफी अच्छा एग्जाम्पल मानता हूँ। क्योंकि शुरू में मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड रहा हूँ और उसके बाद में अब जाके फिर भी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन की तरफ हूँ कि नहीं मेरी फिजिक फिर भी डिसेंट दिखती है। तो मैं होप करूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाएगी और आपका जो जेनेटिक्स वाला क्राइटेरिया आपके दिमाग में उसमें कुछ और ज्यादा आपको कॉन्टेक्स्ट मिल पाएगा। आप उससे बाहर सोच पाएंगे और अच्छी मेहनत करके अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।